सुनाओ, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं, वो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट आज रिवीजन हम करने वाले हैं। तो आप कोई भी बुक जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है, चाहे आपकी एनसीईआरटी है या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक है किसी भी राइटर की है, आप वो सामने निकाल कर बैठ सकते हैं सो दैट आप साथ के साथ जो रिवीजन है वो आपके अच्छे तरीके से हो सके। तो मैं यहाँ से आपको समझाता जाऊँगा और आप साथ के साथ उसको अंडरलाइन करना है या जो भी आपको मार्क लगाने हैं वो आप लगाते रहिएगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास कोई भी बुक नहीं है तो वो चाहें तो अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके पास वो भी सुविधा नहीं है, पीडीएफ वगैरह भी नहीं है, तो वो इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुने तो उनको वैसे भी समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो जितने भी स्टूडेंट्स आ गए हैं वो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको जोड़ लीजिए सो दैट सबके पास ये लेक्चर पहुंच सके। तो फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कर दीजिएगा सो दैट आपके फ्रेंड्स और भी सब जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट हम चैप्टर को रिवाइज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट कहते किसे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन and exchange of financial assets like shares and bonds. It helps in mobilizing savings and channelizing them into the most productive uses. It helps to link the savers and the investors by mobilizing funds between them. अब देखिए कुछ जैसे कि आपको पता है सेवर्स होते हैं जिसे हम हाउस होल्ड बोलते हैं। जो हाउस होल्ड होता है यानी कि जो हम लोग नॉर्मली जो सैलरी अर्न करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो कहीं से भी इनकम कमाता है, जुटाता है अपने लिए, तो उसका क्या मकसद होता है कि वो कुछ ना कुछ सेव करे। ये नेचर होता है सभी का कि हम लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेव करना चाहते हैं सो दैट हमारे फ्यूचर में वो चीज़ काम आ सके। ठीक है, अब हम सेव करना चाहते हैं। दूसरे साइड पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं या कुछ ऐसी कंपनीज हम कह सकते हैं, कुछ बिजनेसेस हो गए, कुछ इन्वेस्टर्स हो गए, जो कि क्या काम करते हैं, जिनको जो हमने पैसा सेव किया हुआ है उस पैसे की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कंपनी है तो मुझे आवश्यकता है कि मुझे फंड्स रेज़ करने हैं कहीं से, मुझे अपने बिज़नेस को चलाने के लिए या और बढ़ाने के लिए मुझे फ़ंड्स की आवश्यकता है, फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को वहाँ पर फंड्स चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास वहाँ पर फंड्स की नीड जो है वो क्रिएट हो गई। अब ये नीड पूरी कैसे होगी? देखो, इसको कंपनीज़ को फंड्स की नीड है और जो हाउस होल्ड है, जो सेवर्स हैं, उनको क्या आवश्यकता है कि उनको अपना पैसा सेव करना है कहीं ना कहीं। तो इन दोनों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जहां पर दोनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि इन दोनों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बीच में अगर बात करें बैंक्स की, तो बैंक क्या काम करते हैं, बैंक दोनों के बीच में लिंक बिठाते हैं। कैसे? जो सेवर है, हाउस होल्ड है, वो क्या करेगा, बैंक में जाके अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है, अब इसने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करा दिया, बैंक के पास पैसा है, तो कंपनी या इन्वेस्टर क्या करेगा, वहाँ से वो पैसा, फंड्स जो है वो रेज कर लेगा। ठीक है, इसको बीच में अपना कमीशन मिल जाएगा या इंटरेस्ट कहिए, कुछ भी कहिए, इसका बीच में कमीशन है, ये इसको इंटरेस्ट दे देगा। इन्वेस्टर जो है वो बैंक्स को इंटरेस्ट पे करेगा, उसने जो लोन के रूप में जो पैसा लिया है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जो कि एक तरह से हम कहें इन्वेस्टर को सेवर्स से, हाउस होल्ड से मिलाने का काम कर रही है। ठीक है ना। फिर से देखते हैं हम, इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स, यानी कि जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज कर रही है। भाई सेविंग्स मेरे पास ना रह जाए और मेरे पास से कहाँ चली जाए, जो जिसको वो नीड है। अभी मेरे को उस पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे को क्या है कि उस पैसे को सेव करना है। ठीक है, तो वो सेव हो जाएंगे यहाँ पर, और जिसको वो नीड है उसी टाइम पर वो उसको
यूज़ कर लेगा। ठीक है, जब मुझे, अच्छा इसमें मेरा भी फ़ायदा है, अगर मैं सेवर हूँ, हाउस होल्ड हूँ, बैंक में मैंने पैसा जमा कराया, तो मुझे क्या होता है उसके, वो क्या है मेरे लिए, इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, मुझे उससे बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, निवेश है, तो मेरे को फ्यूचर में जो मेरी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो इंक्रीज होकर मिलेगी। तो यहाँ पर उसने यही बोला, द पर्सन और इंस्टीट्यूशंस इन विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन आर कॉल्ड द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो कि बीच में रहकर इनको दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। ठीक है, दे ब्रिंग टुगेदर बोरोस एंड लेंडर्स एंड मेक फंड्स अवेलेबल टू दोज विलिंग टू पे देयर यूजेस। भाई दोनों क्या, ये बीच में क्या काम कर रहा है, ये दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। ठीक है ना, दोनों को आपस में मिला रहा है, दोनों की नीड्स को आपस में मिला रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट्स की जो फंक्शंस हैं, अगर हम उसकी डेफिनेशन को अलग कर देंगे तो उसके फंक्शंस बन जाएंगे, और फंक्शंस को सबको मिला देंगे तो उसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन तैयार हो जाती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, यानी कि जो सेविंग्स है, जो हमारी सेविंग्स है, उसको इस तरीके से चैनलाइज कर रही है, इस तरीके से घुमा रही है कि वो उसका बेस्ट यूज़ हो सके। अब मान लीजिए घर में अगर हम तिजोरियों में पैसे को सेव करके रख देंगे तो उसका कुछ बेनिफिट है ना, हमें उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, और हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें उसका लाभ नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के अंदर जितना पैसा जो रोटेट होता रहेगा, एक से दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से तीसरे के पास जाएगा, तो उतना ही वो ग्रो करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम अगर बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो बैंक वाले उसको किसी ना किसी को लोन के रूप में दे रहे हैं, जिससे उस पर्सन की जो नीड है, आवश्यकता है, वो पूरी हो रही है ना। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। अब ये क्या है, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन इंटरेक्शन ऑफ savers and investors, which in turns helps in the determination of prices of the financial assets such as shares and debentures etc. अब किसको क्या पता चलता कि शेयर्स और डिबेंचर्स के रेट कितने चल रहे हैं। एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जो कि डिमांड को क्रिएट करवाता है, जो कि सप्लाई को पूरा करता है। अगर ये सोचिए, ये चीज़ होती ही ना तो डिमांड कभी रेज होती नहीं, है ना। हमें क्या पता चलता कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति इन्वेस्टर है, वो दिल्ली में बैठा है, और एक व्यक्ति जो है, जो हाउस होल्ड है, वो अगर मान लीजिए देश के दूसरे कोने में है, फॉर एग्जांपल वो साउथ में है, तो उन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, एक की डिमांड को दूसरे की नीड से कौन मिला रहा है। तो ये जो काम है ये फाइनेंशियल मार्केट करता है। नेक्स्ट है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। अब आपकी फाइनेंशियल एसेट्स की लिक्विडिटी बना रहा है। कैसे, गोल्ड है, अब वो जब तक आपके पास पड़ा हुआ है, आपकी तिजोरी में पड़ा हुआ है, तो उसको लिक्विडेट कौन कर रहा है। आजकल वो काफ़ी चल रहा है ना कि गोल्ड जो है, गोल्ड को घर में ना रखिए, गोल्ड को इन्वेस्ट कर दीजिए, सो दैट पहले क्या होता था, लोग गोल्ड को अपने घर में रखते थे। अब क्या है कि लोग गोल्ड को इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, जो आजकल कई कंपनीज चल रही हैं जो कि गोल्ड को ले लेती हैं, फिर उसको आगे चैनलाइज करती हैं, और आपको बदले में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, आपको उसके बदले में इंटरेस्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो वही तरीका है, जो आपकी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो लिक्विडेट हो जाती हैं। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स ईजी परचेज ऑफ सेल्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो हमारे शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, और भी जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल मार्केट हमारा, जहां पर इन फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बोलता है, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म होता ही ना, एक मार्केट बनी ही ना होती, ठीक है, तो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए कितना बड़ा कॉस्ट जो है हमारी लगती, और कितनी ज़्यादा हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती, तो ये उसको कॉस्ट को कम करने का भी कार्य करता है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के क्या क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स।
तो दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट हमें पढ़ने हैं कोर्स में। तो पहला क्या है, कैपिटल मार्केट, और दूसरा क्या है, मनी मार्केट। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट को हमने दो भागों में बांट दिया, टू टाइप्स में डिवाइड किया हमने। एक है हमारा कैपिटल मार्केट और दूसरा क्या है हमारा मनी मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कैपिटल मार्केट जो है, फर्दर इसको दो भागों में बांटेंगे हम, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये दो भाग हैं कैपिटल मार्केट के। और जो मनी मार्केट है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल्स। तो ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं, किसके अंदर पढ़ने हैं? मनी मार्केट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, और कैपिटल मार्केट्स के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, LIC वगैरह, ये सब म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो ये सब क्या है? ये कैपिटल मार्केट के हैं। अब आगे आ जाते हैं फर्दर, निकाल लीजिए टॉपिक मनी मार्केट। तो मनी मार्केट हमें देखना है, मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स सिक्योरिटीज हु प्रोवाइड हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। यानी कि मनी मार्केट क्या है? जिसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल तक का है। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 1 साल तक का। यानी कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक के लिए है। यानी कि इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो डील किए जाते हैं, तो उनकी वैलिडिटी जो है वो कितनी है? मैक्सिमम 1 साल तक। ठीक है, एक तरह से शॉर्ट है। अब इसके अंदर आता है द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट आर RBI, कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके अंदर पार्ट लेते हैं। यानी कि मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से आ गए? हमारे बैंक्स आ गए, ठीक है, हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस आ गए और हमारे म्यूचुअल फंड्स आ गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मनी मार्केट के अंदर आएंगे। ठीक है, अच्छा, मनी मार्केट के अंदर हमें जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या है हमारा? ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स किस तरीके से ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये होते क्या हैं। दे आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। RBI इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स। ठीक है, दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन देयर फेस वैल्यू। अब ट्रेजरी बिल क्या है? RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं और जो उनकी फेस वैल्यू होती है उससे कम पे किए जाते हैं। मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ 100 रुपये का एक ट्रेजरी बिल है। ठीक है, ये उसकी फेस वैल्यू है। अब 100 रुपये से कम में ट्रेजरी बिल जो है इशू किया जाएगा। मान लीजिए 98 रुपये में ट्रेजरी बिल को इशू कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ट्रेजरी बिल ले लिया, तो 98 रुपये में मैंने ट्रेजरी बिल लिया। अब इसकी फेस वैल्यू थी 100 और मैंने इसको कितने में लिया है? 98 में। तो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना। तो यही इसका फीचर है कि इसको लेस देन फेस वैल्यू पे इशू करता है RBI। ठीक है, अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि सरकार की जो शॉर्ट टर्म नीड है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा आएगा। और दूसरा, सरकार को जब लोगों से परचेजिंग पावर खींचनी होती है कि भाई लोगों के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर ना हो, सो दैट इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए, तो RBI ये जो है ट्रेजरी बिल्स इशू कर देता है। दे आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कम से कम 25,000 रुपये का मिनिमम अमाउंट पे हमें ट्रेजरी बिल मिलता है और इसी के मल्टीपल्स में मिलता है। यानी कि अगर या तो 25,000 रुपये का मिलेगा या फिर 50,000 रुपये का मिलेगा, इसी के आगे फर्दर मल्टीपल्स में मिलेगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, और इसको जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेन देन के काम में आते हैं। दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? दे आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। यहाँ पर एक ही लाइन में 3 बातें हमें क्लियर हो गई। शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। दूसरा क्या? अनसिक्योर्ड होते हैं। तीसरा क्या? प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, ठीक है। कभी कभार एमसीक्यूज भी आते हैं तो उसमें वाइवा वगैरह पे भी आ जाता है और बहुत बार 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनसिक्योर्ड होता है कॉमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड होता है, प्रोमिसरी नोट होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट्स। अब क्या हुआ कि कंपनीज हैं उसको अचानक से, बड़ी कंपनीज हैं, अचानक से आवश्यकता पड़ी कि हमें फंड्स चाहिए, तो वो क्या करेंगी? वो कॉमर्शियल पेपर जो है वो इशू करेंगी, ठीक है, जिससे कि उसकी जो शॉर्ट टर्म की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। अब जाहिर सी बात है, इसके जो खरीदार होंगे वो भी कौन होंगे? बड़ी कंपनियां, ठीक है ना। दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट्स एंड डिलीवरी विद फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से लेके 1 साल तक। यानी कि कॉमर्शियल जो पेपर्स हैं वो उनकी वैलिडिटी कब होती है? 15 ईयर्स से लेकर 1 साल तक की इनकी वैलिडिटी होती है। ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल पेपर के बारे में पूछा जा सकता है। इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं? वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, सीजनल नीड को, और फिर ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बातों को भी। नेक्स्ट आ गया आपका कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? देखिए, कभी कभार क्या होता है कि जो नाम से पता चल रहा है कॉल मनी इन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए होता है, ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे से 15 दिन। यानी कि जो कॉल मनी होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है 1 दिन से लेकर 15 दिन की होती है। इतने टाइम पीरियड के लिए इसको इशू किया जाता है। बैंक्स को अचानक से नीड हो गई, बहुत ज़्यादा पैसे की, फंड्स की नीड हो गई, तो वो क्या करते हैं? कॉल मनी के ज़रिए आपस में इंटर बैंक, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक से क्या ले लेता है? फंड्स जो है वो रेज कर लेता है। तो इसकी मिनिमम पीरियड क्या है? 1 और मैक्सिमम क्या है? 15। यानी कि 1 से 15 दिन के लिए फंड्स को रेज किया जाता है बैंक्स के द्वारा, आपस में किया जाता है। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक्स बोरोज फ्रॉम ईच अदर टू एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। CRR को मेंटेन रखने के लिए, भाई हमें पता है कि बैंक्स को, सभी बैंकों को RBI के पास CRR जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 4% चल रहा है, ठीक है ना, तो 4% CRR मेंटेन करना है। अब ये तो मैंडेटरी है, अपडेट करते रहना है इसको। अब किसी के पास, मान लीजिए किसी बैंक के पास अचानक से ऐसा हो गया कि बैंक के पास नहीं है पैसा उतना कि वो 4% तक उसको फुलफिल कर पाए, तो वो क्या करेगा? दूसरे बैंक से जाकर उधार ले लेगा 1 से लेकर 15 दिन के इतनी ड्यूरेशन में, ठीक है। तो उसी को हम कॉल मनी बोलते हैं। ये एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है, सिंपल शब्दों में समझा जाए। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट। और जो भी, मान लीजिए कैनरा बैंक को आवश्यकता हुई तो उसने SBI से ले लिया, तो SBI जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल रेट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड इन बेयरर from by commercial banks and financial institutions. They can be issued to individuals, corporations, companies for raising money for a short period ranging from 91 days to 1 year. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। कोई भी, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पैसों में डील करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में डील करते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। तो जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज़ हो गई, तो वो इशू कर सकती हैं। इनका टाइम पीरियड कितना होता है? कम से कम 91 डेज से लेकर 1 साल तक का होता है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के लिए किया जाता है। जितनी भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट के अंदर, ये सारे के सारे शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, क्योंकि इनकी जो वैलिडिटी है 1 साल से कम की है, ठीक है।
अच्छा, ये किसको इशू किया जा सकता है? इंडिविजुअल्स को, किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, कॉरपोरेशंस को किया जा सकता है, कंपनीज को किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? ये जनरली हमने अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा है। इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस फर्म्स। अब बिजनेस फर्म्स को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपस में लेन देन के लिए किसी से गुड्स परचेज किए, ठीक है, अब इतना ज़्यादा जो अमाउंट होता है, क्योंकि कंपनीज़ के बीच में, बिजनेसेस के बीच में रिलेशंस अच्छे होते हैं। दूसरी बात है कि अमाउंट जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो उसके चलते उधार पे माल को खरीदा या बेचा जाता है, तो वहाँ पर कमर्शियल बिल्स को इशू किया जाता है। ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर जो है मैच्योरिटी पीरियड होता है, ऑफ कोर्स 1 साल से कम का ही होता है, तो ये कितने भी अमाउंट के हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात देख लेते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट क्या होती है? इट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। मनी मार्केट जो था वो शॉर्ट टर्म था, ये कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में डील करता है। तो इसके अंदर क्या आ गए? सारे के सारे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, जैसे कि हमारे डेप्ट आ गए, डिबेंचर्स आ गए, हमारे शेयर्स आ गए, तो ये लॉन्ग टर्म में डील करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज। द कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो ये 2 भागों में इसको बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी कि प्राइमरी मार्केट होती है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहां पर कंपनी पहली बार न्यू शेयर्स इशू करने जा रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट उसके लिए प्लेटफॉर्म होता है। इट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज विच आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, तो वो कहाँ होगी? प्राइमरी मार्केट में होंगी, यानी कि जो आईपीओज आते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। ध्यान रखिएगा, न्यू इशू मार्केट जो है वो प्राइमरी मार्केट को ही कहा जाता है, जहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है आती है। द इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट्स आर, कौन कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं? बैंक्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो शेयर्स वगैरह को बाय करते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और इंडिविजुअल्स, यानी कि हम लोग, आम लोग हो गए, वो लोग भी शेयर्स वगैरह में डील करते हैं। इट हैज़ नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन। कोई भी फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। अच्छा, इसके मेथड कौन से हैं? मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन प्राइमरी मार्केट। तो कौन कौन से मेथड हैं जहाँ पे प्राइमरी मार्केट में हम डील कर सकते हैं? सबसे पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है ना, कोई कंपनी अपना पहले बार शेयर्स इशू करने जा रही है। इट इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी कि किसी कंपनी ने क्या किया? अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया, ठीक है, और वो क्या करेगी? लोगों से पैसा जो है वो फंड्स रेज करेगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम करेगी। कहाँ करेगी? प्राइमरी मार्केट में करेगी। अ प्रोस्पेक्टस मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू द इन्वेस्टर, यानी कि वो डायरेक्टली नॉर्मली अपील करता है कि ये कंपनी है, उसमें कंपनी की सारा डिटेल्स होती हैं कि ये कंपनी है, अपना शेयर्स को इशू करना चाह रही है, अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करना चाह रही है, तो आप आके सिक्योरिटीज़ जो है वो खरीद लीजिए, कंपनी इशू कर रही है। टू रेज द कैपिटल थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन जनरली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह में आपको देखने को मिलता होगा कि ये XYZ लिमिटेड कंपनी, फलाना लिमिटेड कंपनी ने अपने जो शेयर्स हैं वो इशू किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडिएरीज लाइक इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे होते हैं, कंपनी क्या करती है? उनको इशू कर देती है, ठीक है, और उनके द्वारा फिर आगे डीलिंग होती है। द कंपनी सेल्स सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडियरी ब्रोकर्स एट एन एग्रीड प्राइस एंड द ब्रोकर रीसेल्स देम इनटू द टू द इन्वेस्टर्स एट अ हायर प्राइस। अब क्या होता है?
मान लीजिए कोई ब्रोकर है, तो ब्रोकर को कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए। अब वो आगे, ब्रोकर की सरदर्दी है, वो उसको आगे फर्दर हाई प्राइस में सेल करता रहेगा। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 रुपये का शेयर किसी ब्रोकर को इशू कर दिया और उस ब्रोकर ने 100 रुपये का शेयर परचेज कर लिया। अब वो आगे फर्दर पब्लिक को 120 रुपये में उस शेयर को बेच सकता है, ठीक है ना। तो कंपनी की यहाँ पर सरदर्दी खत्म हो गई, क्योंकि सबसे बहुत बड़ा टेंशन का काम होता है एक तो कि प्रोस्पेक्टस इशू करो, फिर एप्लीकेशंस आएंगी। तो कंपनी ने अपना बहुत ज़्यादा जो वर्कलोड है वो बचा लिया डायरेक्टली ब्रोकर को इशू करके, और एग्रीव्ड प्राइस था कि हाँ हम तेरे को 100 रुपये में ही तेरे को शेयर जो है वो देंगे। अब ब्रोकर जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, इसी काम में होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आगे फिर उसको प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं शेयर्स वगैरह को। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह भी करवाई जा सकती है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनीज के कुछ चुनिंदा, कुछ पहले से ही सिलेक्टेड पर्सन होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं। तो कंपनी पहले से ही तय करके रखती है, उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती है, सो दैट कि कंपनी को भी परेशानी ना हो, कंपनी को भी बार बार जो इतने बड़े इशू जब कंपनी करती है तो उसको इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, तो उस कॉस्ट से बचा जा सके। दूसरा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनको भी फ़ायदा होता है कि वो डायरेक्टली कंपनी के साथ एक रिलेशन है, तो वो उनसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं शेयर्स वगैरह। उसके बाद आता है राइट इशू। कंपनी राइट इशू के ज़रिए भी आगे शेयर्स को प्रमोट कर सकती है। कैसे? राइट इशू का मतलब क्या होता है, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, अब कंपनी न्यू शेयर्स इशू करने जा रही है, तो जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी एक बार उनको एक राइट देती है कि हम शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपके लिए जो रेट है वो बाकी लोगों से काफ़ी रीज़नेबल है, तो आप खरीद सकते हो। और ये उनका एक तरह से, क्योंकि वो ओनर्स हैं कंपनी के, जो शेयर होल्डर होता है वो ओनर होता है, तो एक तरह से उनका राइट भी है कि जब कंपनी इशू कर ही रही है तो घर में सबसे पहले मिलना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से सबसे पहले घर वालों को मिलना चाहिए। एक तरह से तो शेयर होल्डर हो गए, घर वाले हो गए, तब जाके बाहर जो बचें तो वो जो है वो बाहर इशू होने चाहिए। तो राइट इशू उसी तरीके का होता है। इट रेफर्स टू द इशू इन विच न्यू शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो नए शेयर हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर हुए हैं पहले कि भाई आप खरीद लीजिए इनको, इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी पोजेस। तो जितने उनके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो उसी हिसाब से उनको डिलीवर होंगे, उसी प्रोपोर्शन में होंगे। फिफ्थ जो इसका पॉइंट है वो है EIPOs। इट इज़ अ मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। नाम जुड़ गया, ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑनलाइन स्टॉकिंग की जाती है, ऑनलाइन सिस्टम है जिसके ज़रिए अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ a stock exchange has to enter into an agreement with the stock exchange. This is called the initial public offer. जो IPO था उसी के आगे ई जुड़ गया, क्योंकि अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, ठीक है ना, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो IPO जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिकली आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, EIPO बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट। देखिए सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट, जहाँ पर जो IPO नहीं होता है, जहाँ पर प्राइमरी मार्केट में क्या था कि IPO होता है, यानी कि जो नए शेयर्स हैं वो आते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम जो शेयर्स इशू हो रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हीं की डीलिंग की जाती है। द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज टेक प्लेस, यानी कि जो ऑलरेडी शेयर्स जो हैं, सिक्योरिटीज़ जो हैं इशू की जा चुकी हैं, तो उन्हीं का क्रय विक्रय यानी कि एक्सचेंज यानी कि सेल एंड परचेज किया जाता है। दे आर लोकेटेड एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। ध्यान दीजिएगा,
ये जो सेकेंडरी मार्केट होता है इसका एक स्पेसिफाइड प्लेस होता है एंड बोथ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस, यानी कि वहाँ पर ही सारी जो गतिविधियाँ हैं खरीदने की और बेचने की तो वहाँ पर की जाती हैं। डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट, अब इसके बीच में डिफरेंस जो है वो नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में जो है वो पूछा जाता है, डिफरेंट क्लासेस में, बीकॉम वगैरह में भी आता है और 12th क्लास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं हम। तो प्राइमरी मार्केट, पहला डिफरेंस क्या है, सिक्योरिटीज़। अच्छा, सिक्योरिटीज़ में प्राइमरी मार्केट ओनली न्यू सिक्योरिटीज़ जो हैं, नई सिक्योरिटीज़ जो हैं वो ट्रेड की जाती हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं, जो ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज़ हैं, उसका लेन देन होता है। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस है सिक्योरिटीज़ का, वो कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में कौन डिसाइड करता है प्राइस, सेकेंडरी मार्केट के अंदर डिसाइड होता है डिमांड, यानी कि मार्केट में डिसाइड होता है, मार्केट की सिचुएशंस में डिसाइड होता है, यानी कि डिमांड पे डिसाइड होता है कि किसकी कितनी डिमांड है। नेक्स्ट है उसमें परचेज एंड सेल। सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली बाय द कंपनी और थ्रू द इंटरमीडियरी, यानी कि सिक्योरिटीज़ जो हैं जो प्राइमरी मार्केट में वो डायरेक्टली कंपनी के द्वारा सेल की जा सकती हैं, ठीक है, और या फिर इंटरमीडियरी जो ब्रोकर हो गए उसके द्वारा सेल करवाई जा सकती हैं। सेकेंडरी मार्केट में कौन होता है, इन्वेस्टर एक्सचेंज ओनर ऑफ सिक्योरिटीज़, ओनरशिप ऑफ, यानी कि आपस में, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास शेयर्स हैं, मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिए, किसी और को, अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये जो है चलता रहता है। प्लेस ऑफ मार्केट, देयर इज़ नो फिक्स्ड प्लेस। प्राइमरी मार्केट में हमने पढ़ा था कि उसमें फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, एक स्पेसिफाइड प्लेस होता है। बाइंग एंड सेलिंग, प्राइमरी मार्केट के अंदर ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज़ टेक प्लेस, यानी कि बाइंग होती है वहाँ पर, ठीक है, यानी कि सिर्फ खरीद होती है, कंपनी ने बेच दिया तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टॉक एक्सचेंज, या हम कहें शेयर मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते क्या हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि एक ऐसी जगह जो कि प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसी को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। जो एक प्लेस प्रोवाइड करवा रहे हैं जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाए जाते हैं। इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हमें देखने हैं, वो देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। अब जो सिक्योरिटीज़ है ऑलरेडी जो मार्केट में चल रही हैं, जो कि ऑलरेडी इशूड है, तो उसको क्या देता है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एक से दूसरे तक जाता है, मार्केट में आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है उसको। प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़, तो मार्केट में ही डिसाइड होता है डिमांड के बेस पे कि भाई किसकी कितनी जो डिमांड है वो चल रही है, तो उसके उतने ज़्यादा प्राइस जो हैं वो हाई होंगे। नेक्स्ट है इसमें सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि अगर जो एक स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एक प्लेस ऐसा प्रोवाइडेड है जहाँ पर हमें सेफ्टी मिल जाती है। सोच के देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा प्लेस ही ना हो, यानी कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, कोई रेगुलेटरी बॉडी ना हो, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो सेफली नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है बजाय कि हम किसी अन्य लेंडर से लोन जो है वो लें। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा करते हैं हमारी इकोनॉमी को चलाने में, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कि डील करती हैं सिक्योरिटीज़ में। फंड्स वहाँ से रेज़ होते हैं, इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होता है, जो सेविंग करना चाहते हैं लोग, जो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से जाना चाहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर।
इक्विटी कल्चर को बढ़ावा देता है। अगर मान लीजिए कि कोई किसी कंपनी में सिक्योरिटीज़ किसी एक खास व्यक्ति के हाथों में है, ठीक है, तो उसका ही होल्ड ज़्यादा रहेगा। जितनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहेगी तो ऑनरशिप भी उसके साथ साथ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो इससे जो ऑनरशिप है, जो एक होल्ड है, वो एक ही आदमी का ना रहकर सब में बटेगा। तो इक्विलिटी क्रिएट होती है वहाँ पर। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, यानी कि सट्टा बाजारी के लिए एक स्कोप, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे कहता है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो जो ट्रेडिंग है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास, वो आता है डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट्स, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट्स। तो ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में जो उनके फंक्शंस हैं, हमें उनको आपस में कंपेयर करना है, डेफिनेशंस को आपस में कंपेयर करना है। तो उसके बीच में एक बहुत ही अच्छा तकरीबन 8 नंबर तक का डिफरेंस जो है आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इनके सभी पॉइंट्स को मिलाकर। हम अब पढ़ते हैं कि डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या होती हैं और डीमैट अकाउंट क्या होता है। देखिए, डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या होती है। डिपॉजिटरी इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ वगैरह, शेयर्स वगैरह नहीं रखे जाते थे। अब आजकल क्या होने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले अकाउंट से अकाउंट में चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती थी, बैंक की अगर हम बात करें। अब आजकल मोबाइल बैंकिंग आ गई है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो जाती है एक से दूसरे जगह, आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं चीज़ें, मनी वगैरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिकली हो गई हैं। तो इसी तरीके से शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो भी क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, ठीक है ना। ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उनको क्या बोला जाता है, डिपॉजिटरी सर्विसेज, जो कि क्या करती हैं, होल्ड करती हैं हमारी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यानी कि एक तरह से जैसे बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, तो बैंक में एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो पैसा है वो खाते में रहता है, इलेक्ट्रॉनिकली रहता है। इसी तरीके से शेयर्स और डिबेंचर्स सिक्योरिटीज़ जो हैं, ठीक है, सभी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो कैसे रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। तो डिपॉजिटरीज़ जो हैं उनके नाम क्या हैं, NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम दोनों। अब इनके सर्विसेज क्या होते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन जो अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट होता है, उसकी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। रीमैटेरियलाइजेशन भी करते हैं। रीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी फिजिकल सिक्योरिटीज़ हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देना, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। रीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ हैं उसको वापस से फिजिकल फॉर्म में ले जाना। ट्रांसफ़र ऑफ चेंज ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना। भाई मेरे पास थे, मैंने अपने फ्रेंड को सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, बैंक्स हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक्स वगैरह में ही खुलता है हमारा डीमैट अकाउंट, यानी कि डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हमारी सिक्योरिटीज़ जो हैं रखी जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती हैं। ओपनिंग ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे खुलवाना, अगर हमें खुलवाना हो तो सेम जैसे हमारा बैंक अकाउंट खुलता है उसी तरीके से हम डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, और एक अकाउंट से हम दूसरे अकाउंट में इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, कोई भी चोरी होने का, शेयर्स सिक्योरिटीज़ वगैरह चोरी होने का फिजिकली फॉर्म में तो डर नहीं रहता,
ठीक है ना। एग्जामिशन ऑफ पेपर वर्क, बहुत सारे पेपर वर्क से हम बच जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अकाउंट ट्रांसफ़र हो। जैसे कि हम पहले जब जितने भी हमारे पैसे हुआ करते थे जो हम बैंक्स में ट्रांसफ़र किया करते थे, एक जगह से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने हो, किसी को अपने किसी दूसरे शहर में रिश्तेदार को पैसे भेजने हो, तो काफ़ी दिक्कतें आती थी पहले के ज़माने में। बट आज के ज़माने में ईज़िली हम मोबाइल से ही भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहीं से भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से सिक्योरिटीज़ की भी हम कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और मेरा फ्रेंड मुंबई में है, तो हम इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, 12 अप्रैल 1988 में, और इसको स्टेटरी स्टेटस मिला, यानी कि संविधानिक स्टेटस मिला एक तरह से इसको 30 जनवरी 1992 को, ठीक है। तो ये एक्ट पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है सेबी एक्ट 1992। तो ये क्या काम करता है, ये जिस तरीके से आरबीआई जो है सभी बैंकों का बैंक है, यानी कि बड़ा बैंक है जो कि रेगुलेट करता है सबको, इसी तरीके से सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज़ वगैरह में, स्टॉक मार्केट में सेल और परचेज़ कर रहे हैं, तो लोगों की हार्ड अर्न मनी होती है, यानी कि बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा होता है, तो वो किसी का वेस्ट ना जाए, कोई धोखाधड़ी ना हो, तो उसको बचाने के लिए सेबी जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस जो है वो करता है, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो हम देख रहे हैं। तो देखिए आगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटीज़ मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, यानी कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं सबको ये रेगुलेट करने का काम करता है, सभी सिक्योरिटीज़ को ठीक से ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, प्रमोट करना है, प्रमोटिंग फंक्शन है, डेवलपमेंट फंक्शन है, तो बहुत सारी फ़ायदे हैं इसके। इसका अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेगुलेट करना, नॉर्मली रेगुलेट करना सभी के सभी स्टॉक एक्सचेंज को, टू प्रमोट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं, मेन जो फोकस है इसका किस पे है, इन्वेस्टर्स पे, यानी कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, टू प्रिवेंट मेल प्रैक्टिसेस इन ट्रेड सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो कंपनीज़ के अंदर, कोई भी ऐसी फंक्शनिंग ना हो जिससे कि इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी हो सके, इनसाइडर ट्रेडिंग हो सके। अभी हम आगे समझेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय द इंटरमीडिएरीज लाइक द ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स। अब जितने भी बिचौलिए हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, इनको भी रेगुलेट करने का, इनको भी देखने का काम जो है वो किसका है, सेबी का है। अब इसके जो फंक्शंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके फंक्शंस। तो इसके फंक्शंस जो हैं 3 भागों में बांटा गया, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव फंक्शंस को। तो क्या क्या है रेगुलेटरी फंक्शंस, तो रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा, यानी कि रेगुलेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जो इसके ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, सेबी के पास होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स, जो भी कोई स्कीम्स होती हैं, सारी स्कीम्स जो हैं बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितना कुछ भी किया जा रहा है, जो भी बिजनेस किया जा रहा है, वो सब सेबी की देखरेख में किया जाता है। अब इसमें क्या है, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडर राइटर्स, इन सब का जो रेगुलेशन होता है सब सेबी देखता है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज जो भी बिजनेस कर रही है, जो भी ऑपरेशंस कर रही हैं, ठीक है, कोई भी बिड्स कर रही हैं, तो सबको ये कौन देखता है, सेबी देखता है। अब इसके डेवलपमेंट फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग देना, इंटरमीडिएट्स को ट्रेनिंग देना, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टर्स का इतना ज़्यादा पैसा होता है, उनको डुबा ना दे, तो ये भी देखना किसका काम है, सेबी का काम है। कंडक्टिंग एंड रिसर्च एंड पब्लिशिंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन, समय समय पर जागरूकता, एडुकेशन, तो उसको पब्लिश करते रहना। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच, कहता है हमेशा कैपिटल मार्केट अच्छे तरीके से चले, ऐसे मेजर्स डेवलप करते रहना जिससे कि
फ्लेक्सिबली अच्छे तरीके से काम हो सके, अच्छे तरीके से स्मूथली काम हो सके कैपिटल मार्केट के अंदर। एडुकेटिंग इन्वेस्टर्स टू ब्रॉडन देयर अंडरस्टैंडिंग। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एडुकेट करने का काम, यानी कि उनको धोखाधड़ी से बचाया जा सके, उनको एडुकेट करना सो दैट किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से उनको बचाया जा सके। परमिटिंग इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। इंटरनेट ट्रेडिंग पर भी इसकी नज़र रहती है कि भाई वहाँ तो कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही। तो बेसिकली सारे काम, इस टाइप के सारे डेवलपमेंट के काम जो है वो कौन करता है, सेबी किया जाता है। प्रोटेक्टिव में फिर वही आ गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग को बचाना। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, कभी कभार क्या होता है कि कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे पदों पे होते हैं जिनको कंपनी की कुछ खास जानकारी होती है, तो वो उस खास जानकारी का कुछ गलत फ़ायदा ना उठा लें। यानी कि अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंपनी के वन ऑफ द डायरेक्टर में हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि अगर कंपनी नए शेयर्स इशू करने जा रही है या कोई भी कंपनी के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि मेरा फ़ायदा हो सकता है, मेरे अपनों का फ़ायदा हो सकता है, तो मैं बजाय कि लोगों के बारे में सोचूं, कि अदर इंडिविजुअल्स के बारे में सोचूं, मैं अपनों का फ़ायदा करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। तो उसके ज़रिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ कोई भी अनफेयर ना हो, तो उसी को बचाने के लिए जो है सेबी उस पर नज़र रखता है। प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कोड कंडक्ट इन द सिक्योरिटी मार्केट्स। यानी कि फेयर डीलिंग हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, प्राइस अच्छा हो, प्राइस की कोई भी ऐसी जिसे कहते हैं ना प्राइस रैंकिंग ना हो, मतलब कोई भी प्राइस को जानबूझ के स्पेकुलेट ना करे सो दैट कि दाम ज़बरदस्ती बढ़ा दिए जाएं, ज़बरदस्ती घटा दिए जाएं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को सफ़र करना पड़े, आम इन्वेस्टर्स को सफ़र करना पड़े। तो ये सारे के सारे काम जो हैं किसके होते हैं, सेबी के होते हैं। सेबी इन सभी चीज़ों को देखता है, इन पे नज़र रखता है। अब आगे इसमें टॉपिक आ जाता है, कुछ की टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, सो दैट आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इशू मार्केट किसे कहा जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मार्केट को कहा जाता है न्यू इशू मार्केट। मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ किसे कहा जाता है? जो ऑलरेडी हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं जो मार्केट में इशू हो चुकी हैं, उनका बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो कहाँ होती है? सेकेंडरी मार्केट में होती है, ठीक है ना। ब्रिज फाइनेंसिंग किसे कहा जाता है? कहाँ पर आया था ये ब्रिज फाइनेंसिंग वर्ड? कमर्शियल पेपर्स में, तो ध्यान रखिएगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स कहाँ था? ट्रेजरी बिल्स में। वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसका वॉच डॉग सेबी है, यानी कि उस पर नज़र रखने वाला है। होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना, रखना, इसको क्या बोलते हैं? डीमैट, डीमैटेरियलाइजेशन। सेलिंग शेयर्स टू इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडियरीज, यानी कि जो इंटरमीडियरी है, जो कि ब्रोकर्स हैं, उनके ज़रिए शेयर्स वगैरह को सेल करवाना, क्या बोला जाता है इसे? ऑफर फॉर सेल। अ पर्सन who accesses and uses the price sensitive information to his personal benefit, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मालूम है और मैं उसे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जी हाँ, इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये तो था आपका टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट। तो कोशिश यही रही है कि जल्द से जल्द जितने कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो हैं वो कवर हो सकें, और फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कोई नई बात नहीं समझ में आई है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकूँ और कम समय में करने की कोशिश की है। ऑल्दो ये चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा समय लेने वाला चैप्टर है, बट जितना ज़्यादा हो सका मेरी कोशिश यही थी कि कम समय में पूरा हो जाए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जो भी परेशानी हो आपकी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है
हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।